क्लियर है? अब देखिएगा, आपके रदरफोर्ड तो पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो मैक्सवेल ने पहले ही कहा कि भाई जब कोई आवेशित कण, कौन सा कण? आवेशित कण किसी आकर्षण बल के प्रभाव में गति करता है तो वह अपनी ऊर्जा का हास्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन के रूप में करता है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? जब कोई आवेशित कण किसी आकर्षण बल के प्रभाव में गति करेगा तो क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। तो हम यहाँ पे मान लें कि माना एक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में दोलन गति कर रहा है। दोलन का मतलब ऐसे, या कंपन गति कर रहा है। तो जब ये दोलन करता है तो यहाँ पर ये आवेशित कण क्या करेगा? एक प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, और उन विकिरणों कहते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहते हैं उन्हें? हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में दोलन गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है, मतलब उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। तो इन्हें हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये तरंगे हमेशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करती हैं। क्लियर? किधर संचित होती है? लंबवत दिशा में। क्लियर है भाई? अब हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ क्या क्या गुण जुड़े हुए हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुण क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि जितनी विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं वो सारी की सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणें प्रकाश के वेग से गति करती हैं। किससे गति करती हैं भाई? प्रकाश के वेग से। उन्हें गति करने के लिए उनके पास ये नहीं कि भाई कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे अलग अलग प्रकार की तो उनका वेग अलग अलग हो गया। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग समान होता है, और कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्लियर? और प्रकाश का वेग कितना होता है? c बराबर 3.0 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये प्रकाश का वेग होता है। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? इन विकिरणों के संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मुझे सुनने के लिए आपको हवा की आवश्यकता पड़ेगी, वायु की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके मेरी ध्वनि तरंगे आप तक पहुंचेंगे। तो मेरी ध्वनि को सुनने के लिए आपको वायु की आवश्यकता, अगर यहाँ पे निर्वात कर दें, क्या कर दें? निर्वात कर दें, वायु ही नहीं हो तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। जैसे मैं कार में बैठा हूं मान लो, और कार में बैठा हूं, मैंने कार के शीशे बंद कर लिए और आप मुझे आवाज तो आवाज आएगी कि भाई? नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो वायु की आदान प्रदान वाला कंसेप्ट चेंज हो गया, वो बंद हो गया ना वहीं पर, और बंद हो गया तो वायु जा ही नहीं रही। और जब तक वायु आपके पास नहीं आएगी बाहर से तो मेरी ध्वनि भी आपको नहीं सुनाई देगी। लेकिन आपके मोबाइल पे बजने वाली घंटी तो बंद कार में भी बजती है। क्यों बजती है? तो वो घंटी बजाने के लिए तरंगे आई टावर से। वो तरंगे कौन सी थी? विद्युत चुंबकीय तरंगे थी। और इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की। क्लियर है? तो यहाँ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर ये बिना माध्यम के भी चल सकते हैं। इन्हें माध्यम हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पहली चीज। अब तीसरी चीज क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमेशा ध्यान रखना, ये तरंगे उत्पन्न तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को रखने के कारण आई, लेकिन इन पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये तरंगे सदैव विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करती हैं। अगर ये जेड अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष की दिशा में गति करेंगे। इन्हें कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण। चलिए, तो क्या कहा अपन ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए? जब किसी आवेशित कण को, किसको? जब किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है, या वहां पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न होती है।
क्लियर। और सेकंड, इनके गुण क्या है भाई, कि ये सभी तरंगे समान वेग प्रकाश के वेग से गति करती है। किससे गति करती है भाई, प्रकाश के वेग से गति करती है, जिसका मान कितना होता है 3.0 गुना 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। और इसे प्रदर्शित करते हैं अपन सी से। तो प्रकाश जहां पर इस चैप्टर में जहां पर भी सी शब्द आएगा, सी आएगा, उसका मतलब है इतना, मतलब प्रकाश का वेग। और इन्हें संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर। और फिर इन तरंगों पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कंफ्यूजन। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण। तो आपने गुण तो पढ़ लिए, कौन कौन से गुण होते हैं। अब हम बात करेंगे लक्षण कौन कौन से होते हैं, वो देखिएगा। मतलब इनके साथ साथ कौन कौन से प्रॉपर्टी जुड़ी होती हैं वो देखिएगा। सबसे पहले तो किसी भी तरंग को प्रदर्शित करने के लिए जो चीज चाहिए उसका नाम है तरंग दैर्घ्य। क्या नाम है उसका, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, तो तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, तरंग की लंबाई, कि भाई वो तरंग कितनी लंबी है। क्लियर है, उसे कहते हैं हम तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर ये जो तरंग है, एक तरंग यहाँ से यहाँ तक होती है, या अगर मैं ये ले रहा हूं तो यहाँ से यहाँ तक होती है। तो जो इस तरंग का शीर्ष है इसको तो कहते हैं उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट। और ये भी उच्चिष्ट हो गया। और ये कहलाता है आपके निम्निष्ठ, और ये भी कहलाएगा निम्निष्ठ। क्लियर। तो ये शीर्ष है, इसको आप उच्चिष्ट को क्या कह सकते हो, शीर्ष भी कह सकते हो, और निम्निष्ठ को आप गर्त भी कह सकते हो। क्लियर। तो एक तो शीर्ष, ये तो शीर्ष है। तो तरंग जो होती है वो शीर्ष से शीर्ष तक की होती है, गर्त से गर्त तक की होती है। तो एक तरंग ये यहाँ से यहाँ तक, तो दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी, भाई तरंग की लंबाई यही तो है। तो ये हो गया आपका शीर्ष। तो दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी कोई हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्ब्डा। तो तरंग दैर्घ्य क्या है, दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपके तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, लैम्ब्डा। क्लियर। किसे प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा। कोई कंफ्यूजन। अब ये क्या है, दूरी है। क्या है, दूरी है। तो दूरी की जो इकाई होती है, दूरी को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में या मीटर में नापते हैं। अब वहां क्या है कि चीजें मीटर सेंटीमीटर में नहीं आती, वहां और किसी टर्मिनोलॉजी में आ जाए तो ध्यान रखना कि यदि सबको अपन को मीटर में बदलना आना चाहिए। सेंटीमीटर लिख रहा है तो इसका मतलब होता है 10⁻² मीटर। अगर यहाँ पर मिलीमीटर लिख रहा है तो इसका मतलब होता है 10⁻³ मीटर। अगर माइक्रोमीटर लिख रहा है तो इसका मतलब होता है 10⁻6 मीटर। एक आता है आपके नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। एक आता है आपके एंगस्ट्रॉम, ये दूरी के लिए स्पेशल आता है, इसका मतलब होता है 10⁻10 मीटर। और एक आता है आपके पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। और एक आता है आपके फर्मीमीटर 10⁻15 मीटर। तो जनरली आपके नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर यूज होंगे। क्लियर। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या समझे, तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और एक तरंग कितनी लंबी होती है, शीर्ष से शीर्ष तक या गर्त से गर्त तक। तो परिभाषा क्या है कि दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपके तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा से। अब चूंकि ये दूरी है तो इसकी इकाई क्या आएगी, सेंटीमीटर या मीटर। अब इनको अपन ने जैसे और भी फॉर्म में लिखे हैं तो सब फॉर्म को मीटर में बदलना आना चाहिए। आया कि नहीं आया। इसे कहते हैं अपन तरंग दैर्घ्य। कोई कंफ्यूजन, अरे है क्या, तरंग दैर्घ्य क्लियर है आपके। तरंग दैर्घ्य के बाद बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
और इससे प्रदर्शित करते हैं न्यू से। किसे करते हैं? न्यू से। न्यू कैसे बनेगा? आपके स्मॉल बी ले लो और इसके दोनों जो शीर्ष है उनको मोड़ दो। मोड़ दिया ना भाई थोड़ा सा एक साइड में, तो ये एक साइड में मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपके? न्यू। क्या बन गया है? न्यू। न्यू मतलब एन यू, नॉट एन यू, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे अपन बात करें आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति का मतलब होता है भाई कितनी तरंगे प्रति सेकंड गुजरेंगी। जैसे अपन ने कहा कि भाई ये आपका गंगापुर सिटी है और ये आपका वजीरपुर है, सपोज दैट। अब आपने कहा सर यहाँ से गंगापुर से वजीरपुर के लिए हर 5 मिनट में गाड़ियां हैं, तो आप कितनी आवृत्ति आ गई? एक गाड़ी पर 5 मिनट। क्लियर है ना भाई? तो उसकी आवृत्ति आ गई ना भाई, हर 5 मिनट में बोला आपने, तो 5 मिनट में एक गाड़ी जा रही है यहाँ से बार बार, हर 5 मिनट में जा रही है, तो कहलाती है उसकी आवृत्ति। ऐसे ही यहाँ पे तरंग की बात करें तो जब ये तरंग गुजरेगी तो इसके पीछे से दूसरी तरंग भी इसी रास्ते से आएगी, तीसरी भी इसी रास्ते से आएगी, ये रास्ते चेंज नहीं होंगे। इस बिंदु से गुजर रही है पहली तरंग तो दूसरी भी इससे गुजरेगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जितनी तरंगे हैं सारी इससे गुजरेगी। तो यहाँ इस बिंदु से गुजर रही है तरंगे सारी, तो हमने इस बिंदु को मान लिया निश्चित बिंदु। क्या मान लिया? तो किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंगों की संख्या, क्या कहा मैंने? किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या कहलाती है आपके उसकी आवृत्ति। मतलब एक सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से कितनी तरंगे गुजर रही हैं वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। कोई कंफ्यूजन? अरे है क्या? तो आवृत्ति किसे कहते हैं? किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। किसे प्रदर्शित करते हैं अपन? न्यू से। किसे प्रदर्शित करते हैं? न्यू से। और न्यू का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, यहां से जो तरंग चल रही है उसका वेग कितना है? तरंग का वेग आपने कहा कि सर कितना है? c है। और वेग का मतलब क्या है? c मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो तरंग है वो एक सेकंड में c मीटर की दूरी तय कर रही है। और इसका मतलब क्या है? ये जो तरंग है एक सेकंड में c मीटर की दूरी तय कर रही है। आपका वेग बताते हो ना आप कि भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में कितनी दूर जाओगे आप? 60 किलोमीटर। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वेग है c मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो तरंग है वो एक सेकंड में c मीटर चल रही है। तो तरंग द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? c मीटर। और एक तरंग की लंबाई कितनी है? लैम्बडा। तो कितनी तरंगें आएंगी? कुल दूरी बट्टा एक तरंग की लंबाई, क्या आ जाएगी? तरंग की संख्या आ जाएगी ना भाई। तो तरंग की संख्या निकालनी है मेरे को, तो न्यू बराबर क्या आएगा? c अपॉन लैम्बडा। क्लियर? ये आ गया आपका न्यू का सूत्र। क्लियर? c क्या है? एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई कुल दूरी, और लैम्बडा क्या है? एक तरंग की लंबाई। तो तरंग की भी तरंग आ रही है ना भाई लगातार, और तरंग आ रही है तो वो कितनी तरंगे उपस्थित होंगी? तो हमने कुल दूरी निकाल ली और एक तरंग की लंबाई निकाल ली, उसमें तरंग की लंबाई का भाग दे दिया, तरंगों की संख्या आ गई। अरे भाई आपसे कहते हैं ना एक दीवार 50 मीटर लंबी है, अब इसमें अपन ईंट को सरकाए जा रहे हैं, एक के पीछे एक ईंट आई जा रही है, और एक ईंट की लंबाई जो है वो 0.25 मीटर है। दीवार की लंबाई 50 मीटर और एक ईंट की लंबाई 0.25 मीटर, तो कितनी ईंटें आएंगी? 50 बट्टे 0.25 आएगा नहीं आएगा? बराबर 200 ईंटें आएंगी। कितनी ईंटें आएंगी? 200। तो ऐसे ही यहाँ पर कुल लंबाई तो कितनी थी? c है, और तरंग की लंबाई कितनी है? लैम्बडा है। तो तरंगों की संख्या कितनी आएंगी प्रति सेकंड? c अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पर ये आवृत्ति आ गई। तो आवृत्ति का मतलब क्या है? किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं और न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्बडा। क्लियर? तो c क्या है? आपका वेग है, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। और ये किसमें? मीटर में। मीटर से मीटर कट गया भाई। अपन देखें c तो वेग है, वेग किसमें आता है? मीटर पर। और लैम्बडा किसमें? दूरी है, तो मीटर में। मीटर से मीटर कट गया तो इकाई क्या बच गई? सेकंड। तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है सेकंड। नीचे 1/सेकंड है, 1/सेकंड का मतलब सेकंड इनवर्स हो गया ना भाई। अरे सेकंड ऊपर आएगा तो क्या बचेगी? सेकंड की पावर -1 हो जाएगी।
या इसे कहते हैं अपन चक्कर प्रति सेकंड। क्या कहते हैं? चक्कर प्रति सेकंड। आपने कहा सर आपकी बस गंगापुर से वजीपुर कितनी बार जाती है? सर 4 बार आती जाती है। तो कितने चक्कर लगाए उसने? 4। कितने चक्कर लगाए भाई? 4 चक्कर इन ए डे। तो कितने चक्कर लगा रही है प्रति सेकंड, वो आएगी। तो इसे शॉर्ट में कहते हैं अपन सीपीएस। क्या कहते हैं इसे? सीपीएस कहते हैं। और इसकी इकाई एक और होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। कोई प्रॉब्लम? तो ये है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंगों की संख्या, उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इसे किससे करते हैं अपन? न्यू से। इसकी ये इसका सूत्र क्या आता है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। इसकी इकाई क्या है? सेकंड इनवर्स या सीपीएस, मतलब चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज। आवृत्ति क्लियर है? अब आप यहाँ देखो, अगला शब्द आता है बेग। तो बेग तो अपन ने पहले ही कह दिया कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे समान वेग प्रकाश के वेग से गति करती हैं। किससे गति करती हैं? प्रकाश के वेग से। तो इनका वेग तो अपन सामान्य सूत्र तो क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो वेग का मतलब क्या है? किसी तरंग के वेग का मतलब क्या है? किसी तरंग द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? उसका वेग कहलाती है। और हम कहते हैं कि भाई तरंग का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और ये क्या होता है? c 3.0 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर? ये इसका वेग हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब देखो चौथी चीज क्या आएगी? एक शब्द आता है तरंग संख्या। तरंग संख्या को कहते हैं अपन न्यू बार। सबसे इंपॉर्टेंट आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य इसमें है ना, ध्यान रखना। तो तरंग संख्या क्या होती है? न्यू बार। न्यू बार का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर की दूरी ले ली अपन ने। क्या ले ली अपन ने? अब इस 1 सेंटीमीटर की दूरी में कितनी तरंगे उपस्थित हैं, वही उसकी तरंग संख्या कहलाती है। तो कुल दूरी कितनी है अपन के पास? अरे कुल दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और एक तरंग की लंबाई कितनी है? लैम्बडा। तो तरंगों की संख्या कैसे निकलेगी? 1 बट्टे लैम्बडा। अरे कुल दूरी बट्टे एक तरंग की लंबाई बराबर क्या जाएगी? तरंग की संख्या। तो यहाँ पे जो न्यू बार आएगा वो आएगा 1 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा नीचे है, लैम्बडा की इकाई क्या? मीटर है। तो इसकी इकाई क्या आएगी? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। भाई मीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स बनेगा ना भाई। अरे मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। तो ये हो गई आपके तरंग संख्या। एक होता है तरंग का आयाम। क्या होता है तरंग का आयाम? अपन इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को साइन से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? यहाँ तो अपन ऐसे दर्शा रहे हैं, लेकिन जब अपन इलेक्ट्रॉन की तरंग की बात करेंगे तो उसे किससे प्रदर्शित करेंगे अपन? साइन से। तो यहाँ आयाम का मतलब क्या होता है? किसी भी तरंग का जो आयाम होता है वो तरंग के शीर्ष की अधिकतम ऊंचाई और गर्त की गहराई, ये उसका आयाम कहलाती है। कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी गहराई तक जाएगा। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आयाम अनंत तक चल जाओ तरंगे, लेकिन कम नहीं होता, एज इट इज बना रहता है। क्या कहा मैंने? अनंत तक पहुंच जाए वो तरंगे, जब भी वो की वही बना रहता है। क्लियर? ये आयाम है। ऊंचाई है तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर या मीटर। और इसे ही कहते हैं अपन तरंग का तरंग फलन। किसी भी तरंग के आयाम को क्या कहते हैं अपन? उसका तरंग फलन कहते हैं। तो किसी तरंग को प्रदर्शित करने के लिए उसका आयाम जरूरी है, कितनी ऊंची जाएगी, कितनी नीचे जाएगी। फिर एक आता है आवर्तकाल। क्या आता है? एक आवर्तकाल। और आवर्तकाल होता है कैपिटल टी। तो आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब होता है आवृत्ति का उल्टा। क्या होता है आवृत्ति का? तो आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? एक तरंग को किसी बिंदु से पूर्णतः गुजरने में लगा समय। भाई जैसे मान लो तरंग जा रही है इस बिंदु से, तो ये पूरी तरंग इस बिंदु से कितनी देर में गुजर रही है? आप खड़े हो गए, ट्रेन पास कर रही है, जैसे ट्रेन आपको क्रॉस करना चालू करा, आपने टाइम गिन लिया, और जब पूरी ट्रेन गुजर गई तो वो जो टाइम लगा वो कहलाएगा ट्रेन का आवर्तकाल। क्या कहलाएगा वो? ट्रेन का। तो यहाँ पर एक तरंग को किसी निश्चित बिंदु से पूर्णतः गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब क्योंकि ये काल है, क्या है ये?
काल मतलब समय है, तो इसकी इकाई क्या होगी? सेकंड होगी। क्या होगी इसकी इकाई? सेकंड। ये 6 अभिलक्षण है किसके? विद्युत चुंबकीय तरंगों के। कौन कौन से? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, तरंग संख्या, वेग, आयाम और आवर्त काल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए।